हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडटैप। एएफएम कंपोनेंट का एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे। एंड बेसिकली इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल पहले अगर आप समझ लें तो आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझना आसान होगा। वो प्रिंसिपल है एजेंट एंड एजेंट का जो प्रिंसिपल है, उन दोनों की रिलेशनशिप। इसका सिंपल मतलब होता है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ कंपनी वेयर फाइनेंशियल डिसीजन आर बीइंग मेड, तो फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाला जो पर्सन है उसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है। अभी जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, उसके मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। लेकिन जो भी डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर लेता है वो डिसीजन किसके बिहाफ पे लेता है, किसके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए लेता है? कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए लेता है। एंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी आर बेसिकली द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स और द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी फाइनेंशियल मैनेजर किसी कंपनी के अंदर है, वो कंपनी के ओनर्स या शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम करता है। और उस फाइनेंशियल मैनेजर को वो डिसीजंस लेने चाहिए, वो फैसले करने चाहिए, वो वर्क्स करने चाहिए, एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे ओनर्स का या शेयर होल्डर्स का सबसे ज्यादा फायदा हो। ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। ठीक है। और जब भी एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो ये हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कारण बनता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में दिक्कत क्या आएगी? इट इज अ सिचुएशन वेयर द फाइनेंशियल मैनेजर और एनी अदर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई भी जो कंपनी का एम्प्लॉय है जो ओनर्स या शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहा है, देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड देयर प्रोफेशनल इंटरेस्ट दे आर क्लैशिंग विद ईच अदर। उनका पर्सनल इंटरेस्ट, उनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, उनका कोई पर्सनल फायदा हो सकता है, लेकिन उनका जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट है वो बेसिकली वो इंटरेस्ट है जो ओनर्स का या शेयर होल्डर्स का फायदा करता है। राइट। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वेन एवर दी पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एन एम्प्लॉई आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोफेशनल इंटरेस्ट। और इसी वजह से ये रिलेशनशिप यही यहाँ पर हमारे पास जो है समझने के लिए आती है, दैट द शेयर होल्डर्स द कंपनी दे गिव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस टू दिस फाइनेंशियल मैनेजर। ये फाइनेंशियल मैनेजर एक एम्प्लॉय है, ये ओनर्स हैं या वो शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी को ओन करते हैं या कंपनी में अपना शेयर रखते हैं। कंपनी में जो भी प्रॉफिट्स आते हैं उन प्रॉफिट्स का हिस्सा इनको मिलता है। सो जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो पावर एक्चुअली ओनर्स के पास होती है। ओनर्स इस पावर को डेलीगेट करते हैं, इस फाइनेंशियल मैनेजर को ऑथराइज करते हैं। और इस फाइनेंशियल मैनेजर को कहते हैं कि वी गिव यू द पावर टू मेक डिसीजंस, बट यू हैव टू मेक डिसीजंस फॉर आवर बेस्ट इंटरेस्ट। और ये फाइनेंशियल मैनेजर कहता है ठीक है, मैं आपका ये जो पावर है वो एक्सरसाइज करूंगा, आई विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स एंड इन रिटर्न व्हाट आई विल गेट अ सैलरी और आई विल गेट द कॉम्पनसेशन फ्रॉम द कंपनी। ठीक है। अब अगर ये फाइनेंशियल मैनेजर कुछ ऐसे डिसीजंस ले जो ओनर्स का फायदा ना करके इस फाइनेंशियल मैनेजर का पर्सनल फायदा कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। राइट। सो देर आर टू बेसिक थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके सब्जेक्ट में आपको बताई गई हैं, एंड यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड देम। फर्स्ट वन इज द एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी इज वेरी सिंपल। ये वही थ्योरी कह रही है कि किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में देर इज अ प्रिंसिपल एंड देर इज एन एजेंट। प्रिंसिपल कौन है? हमारे ओनर्स। एंड एजेंट कौन है? वो फाइनेंशियल मैनेजर या वो कंपनी एम्प्लॉय हु इज मेकिंग द डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। So this principle will give the authority to the agent, and agent will make decisions for the best interest of the principal. But if the interests of principal and agent they are not coinciding, तो वहां पर conflict of interest arise होगा। यूजुअली इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं कि एजेंट जब भी अच्छे डिसीजन लेगा, कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, कंपनी को ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, तो उस टाइम पर जो एजेंट है उसकी कॉम्पनसेशन भी, उसकी सैलरी भी ज्यादा होने वाली है। राइट। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि कोई भी जो एजेंट है और प्रिंसिपल है उनके बीच की जो आपस की जो रिलेशनशिप है वो अच्छी नहीं है, और एजेंट ऐसे कुछ डिसीजंस ले रहा है, वो ब्राइब एक्सेप्ट कर रहा है, वो ऐसे कुछ डिसीजन ले रहा है जिससे उसका तो पर्सनल फायदा हो रहा है, उसको कंपनसेशन अच्छा मिल रहा है, लेकिन कंपनी का फायदा नहीं हो रहा, तो इसको हम बोलेंगे देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नाउ हैपनिंग। राइट। द अनदर काइंड ऑफ थ्योरी सेज कि सिर्फ एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप ही नहीं, इन अ कंपनी देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स में कंपनी के एम्प्लॉइज आते हैं, ओनर्स आते हैं, गवर्नमेंट आती है, सोसाइटी एट लार्ज आती है, कस्टमर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं। ऑल दीज आर हैविंग सम स्टेक इन द कंपनी, एंड इन सबके इंटरेस्ट जो हैं वो आपस में कोइंसाइड कर सकते हैं या आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जैसा एजेंसी थ्योरी में बताया गया है, लेकिन स्टेक होल्डर थ्योरी बोलता है कि आपकी कंपनी के जो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं वो दूसरे स्टेक होल्डर के साथ भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ हो सकते हैं, कस्टमर्स के साथ हो सकते हैं, क्रेडिटर्स के साथ हो सकते हैं। राइट। सो ये आपकी दो बेसिक थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट हैं। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी एजेंसी थ्योरी या एजेंसी प्रॉब्लम। ये सिंपल बोल रही है कि जैसे शेयर होल्डर्स वर्सेस मैनेजमेंट,
यहाँ पर शेयर होल्डर्स प्रिंसिपल है और जो मैनेजमेंट है वो आपका एजेंट है। सिमिलरली शेयर होल्डर्स वर्सेस बॉन्ड होल्डर्स एंड अदर क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स एक तरफ जो ओनर्स हैं और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं जिन्होंने शेयर होल्डर्स को लोन दे रखा है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। कंट्रोलिंग शेयर होल्डर वर्सेस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। शेयर होल्डर वर्सेस स्टेक होल्डर्स लाइक एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एक्सेट्रा, यानी कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज है वर्सेस दी ओनर्स, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। सो वेन एवर different parties they have a conflict of interest, their interests are clashing with each other, तो वो हमारा conflict of interest create हो जाएगा। इसको eliminate कैसे कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी से एलिमिनेशन हो सकती है। हम अपने एजेंट्स और मैनेजर्स की जो कैपेबिलिटीज है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, सो दैट एजेंट्स एंड मैनेजर्स दे डू नॉट मेक ऑल द डिसीजंस फॉर देयर ओन। हम उनके डिसीजंस को, उनके डिसीजंस के ऊपर डबल चेक लगा सकते हैं, स्क्रूटिनी लगा सकते हैं, ये देखने के लिए कि वो डिसीजन सही ले रहे हैं गलत ले रहे हैं। हम उनकी कॉम्पनसेशन को, एजेंट के जो कॉम्पनसेशन है, एजेंट को मिलने वाला जो पैसा है, उसकी जो मिलने वाले फायदे हैं, उनको प्रिंसिपल के गेन के साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स बढ़ते हैं तो उसी प्रपोर्शन में एजेंट की यानी फाइनेंशियल मैनेजर की सैलरी भी बढ़ेगी। अगर हम ऐसा कर दे, रूल बना दें, तो ऑब्वियसली एजेंट विल मेक ऑल दोस डिसीजंस व्हिच विल हेल्प द प्रिंसिपल, दैट इज द शेयर होल्डर्स एज वेल एज द एजेंट हिमसेल्फ। लिंकिंग द सीईओ कंपनसेशन टू स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस, सिमिलरली सीईओ की कंपनसेशन, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है सीईओ को ज्यादा पैसा मिलेगा, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है सीईओ विल नॉट गेट दैट मच compensation. So these kinds of the problems can be eliminated by ensuring transparency and linking the gains of the principal with the gains of the agent. So ये तो हमारी एक brief discussion हो गई regarding the conflicts of interest that we have discussed for the chapter number 1 of your module C. लेकिन अगर इसी डिस्कशन को आप ज़्यादा डिटेल में सुनना और समझना चाहते हैं और इसके साथ साथ आप अपने एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं चैप्टर वाइज क्विज की फॉर्म में या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट की फॉर्म में, आप रिवीजन के नोट्स चाहते हैं जो क्रिस्प हैं और मैकमिलन बुक्स को पूरी तरीके से रिवाइज करके हम लोगों ने बनाए हैं, तो उन सभी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। एंड इफ यू वांट टू चेक आउट दिस कोर्स यू हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जहां पर आपको इस कोर्स का लिंक जरूर मिलेगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिसाइड करें कि कोर्स आपको परचेज करना है तो EduTap 75 कोड को यूज किए बिना प्लीज डू नॉट सब्सक्राइब एनी कोर्स। आपको 75% फ्लैट डिस्काउंट मिलता है अगर आप EduTap 75 ये कोड यूज करते हैं, राइट? सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।